नमस्ते और हमारी आज की चर्चा में स्वागत है। आज हम मुंबई की एक बहुत ही अहम नदी, मीठी नदी और उससे जुड़े एक कथित घोटाले की तह तक जाने की कोशिश करेंगे। जी। हमारे पास कई रिपोर्ट्स हैं, कुछ जानकारियां हैं जो इशारा करती हैं कि नदी की सफाई के नाम पर कुछ बहुत गंभीर गड़बड़ियां हुई हैं। हाँ। तो आज हमारा मकसद है ये समझना कि ये जो करीब 65 करोड़ का कथित घोटाला है, ये कैसे हुआ, हाँ। कौन लोग इसमें शामिल बताए जा रहे हैं और इसके मायने क्या हैं। हाँ, क्योंकि ये सिर्फ पैसों का मामला नहीं लगता। बिल्कुल, इसका सीधा ताल्लुक मुंबई में बाढ़ रोकने के जो प्रयास होते हैं उनसे भी है। सही बात है। तो चलिए शुरू करते हैं, परत दर परत इसे खोलते हैं। शुरुआत करते हैं हाल ही में हुई एक बड़ी गिरफ्तारी से। हाँ। मुंबई पुलिस की जो आर्थिक अपराध शाखा है, EODU, उसने शेर सिंह राठौड़ नाम के एक ठेकेदार को गिरफ्तार किया है। उम्र करीब 49 साल। अच्छा। राठौड़ की एक कंपनी है मनदीप एंटरप्राइजेस, बोरीवली वेस्ट में बेस्ड है और इन्हें 2021-22 के लिए मीठी नदी से गाद निकालने का मतलब डीसिल्टिंग का कॉन्ट्रैक्ट मिला था। जी, डीसिल्टिंग जो मानसून से पहले बहुत जरूरी होती है। हाँ, वही। अब आरोप ये है, और ये बड़ा चौंकाने वाला है, कि राठौड़ ने असल में नदी से गाद, मतलब वो सिल्ट, वो तो निकाली ही नहीं। अच्छा, फिर? आरोप है कि उन्होंने अपने ट्रकों में कंस्ट्रक्शन का मलबा भरवा दिया। अरे! और फिर BMC यानी मुंबई महानगर पालिका का जो एक सॉफ्टवेयर है मॉनिटरिंग के लिए, उस पर इन मलबे वाले ट्रकों की तस्वीरें अपलोड कर दी और दावा कर दिया कि ये नदी की गाद है और पेमेंट मांगी। ये तो मतलब सिस्टम को ही धोखा देने की कोशिश। आप सोचिए, जिस प्रक्रिया का मकसद नदी साफ करना है, उसी का इस्तेमाल कथित तौर पर ऐसे किया गया है। हाँ, और जांच में पता चला है कि कम से कम 67 बार ऐसा हुआ। 67 बार? हाँ, 67 बार मलबे को नदी की गाद बताकर दिखाया गया और इस तरह करीब 29 करोड़ रुपए का गलत तरीके से दावा किया गया, ऐसा आरोप है। 29 करोड़? ये तो बहुत बड़ी रकम है। और जैसा आपने कहा, ये सिर्फ पैसे की बात नहीं है। मीठी नदी मुंबई के लिए लाइफलाइन जैसी है, खासकर मॉनसून में। बिल्कुल, बाढ़ नियंत्रण के लिए। हाँ, अगर गाद नहीं हटेगी तो नदी की पानी सोखने की, संभालने की क्षमता कम हो जाती है। निचले इलाकों में पानी भरने का खतरा बढ़ जाता है। इसमें जो बात सबसे ज्यादा आप कह सकते हैं चिंताजनक है, वो यही है कि ये सिर्फ एक वित्तीय फ्रॉड नहीं है। मीठी नदी की सफाई मुंबई के फ्लड मैनेजमेंट का एक बहुत ही क्रिटिकल हिस्सा है। हाँ, हर साल होता है। जी, हर साल मॉनसून से पहले। तो अगर ये आरोप सही है, तो ये निगरानी प्रणाली जिसका काम पारदर्शिता लाना था, उसी का इस्तेमाल करके ये सब किया गया। ये सिर्फ सरकारी पैसे का नुकसान नहीं है, ये शहर की सुरक्षा से खिलवाड़ है, लोगों के भरोसे के साथ खिलवाड़ है। मतलब जो सिस्टम निगरानी के लिए बना, उसी को हथियार बना लिया गया। बिल्कुल। और ये कहानी यही नहीं रुकती। मतलब ये धोखाधड़ी और पक्की लगे, इसके लिए दस्तावेजों में भी हेरफेर के आरोप हैं। अच्छा। राठौड़ पर आरोप है कि मलबा फेंकने की परमिशन दिखाने के लिए उन्होंने जमीन मालिकों के साथ हुए 3 फर्जी समझौता ज्ञापन यानी MOU जमा किए। नकली MOU। हाँ। इनमें से 2 जमीन मालिकों ने तो साफ कहा है कि भाई हमने तो ऐसे किसी कागज पर साइन ही नहीं किए। अच्छा, तो वो पूरी तरह से मनगढ़ंत थे। लगता तो यही है। लेकिन एक तीसरा मामला और भी मतलब हैरान करने वाला है। एक तीसरे जमीन मालिक हैं भास्कर तारे, उनके नाम का, उनके हस्ताक्षर वाला MOU भी जमा किया गया। जांच में पता चला कि भास्कर तारे की मौत उस MOU पर जो कथित हस्ताक्षर की तारीख है, उससे कई महीने पहले ही हो चुकी थी। अरे बाप रे, मतलब एक मृत व्यक्ति के नाम पर दस्तावेज। जी। ये तो हद ही हो गई। ये दिखाता है कि किस हद तक जाने की हिम्मत की गई। शायद ये सोचकर कि कोई चेक ही नहीं करेगा, या सिस्टम में इतनी कमियां हैं कि पकड़ा नहीं जाएगा। ये लापरवाही नहीं, ये एक सोचा समझा प्लान लगता है। बिल्कुल अविश्वसनीय लगता है ये सुनना। तो क्या ये सब सिर्फ एक ठेकेदार मतलब राठौड़ अकेले कर रहे थे, या इसमें और भी लोग शामिल हो सकते हैं, कुछ और तार जुड़ रहे हैं? देखिए, आपकी शंका बिल्कुल सही है। जैसे जैसे जांच आगे बढ़ रही है, ये मामला सिर्फ एक अकेले ठेकेदार का नहीं लग रहा। अब इसमें और नाम सामने आ रहे हैं। कौन? जांच में पता चला है कि राठौड़ ने कथित तौर पर व्यवसायी जय जोशी और केतन कदम, इनके साथ भी कुछ संदिग्ध MOU साइन किए थे। जय जोशी और केतन कदम? हाँ, इनकी एक फर्म है मैटप्रॉप सर्विसेज। अब इन पर आरोप है कि ये लोग गाद निकालने के लिए जो स्पेशल मशीनरी चाहिए होती है, जैसे सिल्ट पुशर या एम्फीबियस मशीनरी, हाँ, जो मुश्किल जगहों पर काम आती है। जी, जो दलदली या मुश्किल नदी क्षेत्रों में काम करती है, उसकी सप्लाई करने वाले थे। लेकिन सिर्फ सप्लाई है नहीं, आरोप ये भी है कि इन्होंने कथित तौर पर टेंडर की शर्तों में हेरफेर करने की कोशिश की।
अच्छा। और बीएमसी के कुछ अधिकारियों के साथ मिलकर अपनी फर्म के लिए एक तरह की मोनोपोली बनाने की कोशिश की। मोनोपोली मतलब एकाधिकार कि सिर्फ इन्हीं की फर्म को काम मिले। जी बिल्कुल, मतलब कंपटीशन खत्म करके अपनी शर्तों पर शायद ज्यादा दाम पर काम हासिल करने का प्रयास। तो ये पैटर्न जो है ये एक ऑर्गेनाइज्ड नेटवर्क की तरफ इशारा करता है, जिसमें ठेकेदार, सप्लायर और संभवतः कुछ अधिकारी भी शामिल हो सकते हैं। ये सिर्फ एक गलती या चूक का मामला नहीं लग रहा। एक ऑर्गेनाइज्ड नेटवर्क, मोनोपोली बनाने की कोशिश, ये तो मामले को और भी ज्यादा गंभीर बना देता है। और जैसा ईओडब्ल्यू की जांच बता रही है, ये कोई 1-2 साल की बात नहीं है। नहीं, ये कथित घोटाला 2013 से 2023 तक चला, मतलब पूरे 10 साल। 10 साल। हाँ, ये सोचना भी मुश्किल है कि मुंबई जैसे शहर में जो हर साल बाढ़ से जूझता है, उसकी एक अहम नदी की सफाई के नाम पर 10 साल तक इस तरह से कथित तौर पर पैसों की लूट चलती रही। इसके जमीन पर क्या असर हुआ होगा? निश्चित तौर पर असर हुआ होगा। 10 साल तक चलने वाला ये कथित घोटाला बीएमसी जैसी एक महत्वपूर्ण नागरिक संस्था के अंदर जो शायद प्रणालीगत कमजोरियां हैं, उन पर बहुत गंभीर सवाल खड़े करता है। ये दिखाता है कि कैसे पब्लिक का पैसा जो शहर के इतने अहम इंफ्रास्ट्रक्चर यानी बाढ़ नियंत्रण के लिए था, उसे कथित तौर पर इतने लंबे समय तक गलत हाथों में जाने दिया गया। तो क्या कोई चेक्स एंड बैलेंस नहीं थे? यही सवाल उठता है कि इंटरनल ऑडिट, मॉनिटरिंग के तरीके या जो जवाबदेही तय करने की प्रक्रियाएं हैं, वो कहाँ फेल हुई? क्या इन 10 सालों में किसी ने इस पर ध्यान नहीं दिया या आवाज उठाने की कोशिश की तो उसे दबा दिया गया? ये सिर्फ कुछ लोगों के भ्रष्टाचार से आगे बढ़कर सिस्टम की खामियों की तरफ इशारा करता है। इस मामले में अब तक कानूनी कार्रवाई कहाँ तक पहुंची है? गिरफ्तारी तो हुई है राठौड़ की। हाँ, ईओडब्ल्यू ने काफी जांच के बाद इसी साल 6 मई 2025 को औपचारिक एफआईआर दर्ज की है। राठौड़ को गिरफ्तार किया गया, एस्प्लेनेड कोर्ट में पेश किया गया और उन्हें 26 अगस्त तक पुलिस कस्टडी में भेजा गया है आगे की पूछताछ के लिए। ठीक है। यहाँ एक और बात बतानी जरूरी है, इस मामले में एक राजनीतिक एंगल भी लाने की कोशिश हुई है। अच्छा। राठौड़ के जो वकील हैं, उन्होंने कोर्ट में कहा कि ये आरोप राजनीति से प्रेरित है। उनका दावा है कि राठौड़ को इसलिए फंसाया जा रहा है क्योंकि उन्होंने कथित तौर पर एक विरोधी राजनीतिक पार्टी का पक्ष लिया था। अभी वकील का दावा है, हम सिर्फ रिपोर्ट कर रहे हैं। हाँ, ये अक्सर होता है जब भी ऐसे बड़े मामले सामने आते हैं जिसमें वित्तीय गड़बड़ियां हों, गिरफ्तारियां हों, तो बचाव पक्ष कई बार राजनीतिक मंशा का आरोप लगाता है। ये एक डिफेंस टैक्टिक भी हो सकती है। हो सकता है। आखिर में तो जांच एजेंसियों को सबूतों के आधार पर अपना केस कोर्ट में रखना होता है और कोर्ट ही तय करती है कि आरोपों में कितना दम है और कोई राजनीतिक एंगल है या नहीं। सही कहा। और अब ऐसा लग रहा है कि जांच का दायरा सिर्फ राठौड़, जोशी और कदम तक ही नहीं रहेगा, ये और फैल रहा है। इस केस में पहले ही 2 बिचौलिए मतलब मिडलमैन गिरफ्तार हो चुके हैं। अब इन गिरफ्तार बिचौलियों से कथित कनेक्शन के चलते कुछ जाने माने लोगों से भी पूछताछ हुई है। कौन लोग? इसमें फिल्म एक्टर डिनो मौर्या और उनके भाई सेंटिनो मौर्या का नाम आया है। ईडब्ल्यूओ ने उनसे पूछताछ की है। अच्छा, डिनो मौर्या से भी? हाँ, हालांकि ये साफ करना जरूरी है कि उनसे सिर्फ पूछताछ हुई है, उन पर अभी कोई आरोप नहीं है। लेकिन ये दिखाता है कि जांच एजेंसियां इस कथित नेटवर्क की हर कड़ी तक पहुंचने की कोशिश कर रही हैं, चाहे वो कितनी भी हाई प्रोफाइल क्यों ना हो। और यही से एक महत्वपूर्ण सवाल उठता है। अक्सर ऐसी जांचें जो किसी एक व्यक्ति या कंपनी से शुरू होती हैं, वो धीरे धीरे एक बड़े कॉम्प्लेक्स नेटवर्क को उजागर करती हैं। हाँ, परतें खुलती हैं। बिल्कुल। इसमें सप्लायर, अधिकारी, मिडलमैन और कई बार ऐसे नाम भी आ जाते हैं जिनकी उम्मीद नहीं होती। अब देखना ये होगा कि ये जांच और कितनी गहरी जाती है। क्या ये सिर्फ मीठी नदी की सफाई तक ही सीमित था या इस तरह के पैटर्न शहर के दूसरे प्रोजेक्ट्स में भी थे? क्या और भी लोग इसमें शामिल मिलेंगे? ये जांच आने वाले वक्त में कई और अहम खुलासे कर सकती है और शायद सिस्टम में सुधार के लिए भी कुछ रास्ते खोले। तो अगर हम सारी बातों को समेटें तो हमने क्या समझा? हमने देखा कि मुंबई की एक जरूरी नदी, मीठी नदी, उसकी सफाई के नाम पर एक बहुत बड़ा कथित घोटाला सामने आया है। जी। आरोप है कि फर्जी बिल इस्तेमाल हुए, नकली दस्तावेज बनाए गए, यहाँ तक कि एक मरे हुए व्यक्ति के नाम पर एमओयू बना दिया गया। और ये सब कुछ कथित तौर पर 1 दशक 10 साल तक चलता रहा। इसमें ठेकेदार, सप्लायर और शायद कुछ अधिकारियों की मिलीभगत हो सकती है, ऐसा शक है। और अब जांच का दायरा बढ़ रहा है, हाई प्रोफाइल नाम भी पूछताछ के दायरे में है। ये मामला कई स्तरों पर चिंताजनक है।
एक तो सीधे सीधे सरकारी खजाने को नुकसान, हाँ, दूसरा इसका सीधा असर बाढ़ नियंत्रण जैसे जरूरी कामों पर पड़ा जो आम लोगों की सुरक्षा से जुड़ा है। और तीसरा, और शायद सबसे अहम, ऐसी घटनाओं से पूरे सिस्टम पर, पूरी व्यवस्था पर जो लोगों का भरोसा होता है उसको गहरी चोट पहुंचती है। सही बात है। ये केस साफ दिखाता है कि कैसे मॉनिटरिंग और ट्रांसपेरेंसी में कमी, या कह लीजिए कि जो मौजूदा निगरानी के तरीके हैं उनकी नाकामी, वो कैसे इतने बड़े पैमाने पर धोखाधड़ी को पनपने का मौका दे सकती है। जब चेक्स और बैलेंस कमजोर होते हैं तो ऐसे घोटाले होने का खतरा बढ़ जाता है। ये सिर्फ पैसे की चोरी नहीं है, ये सिस्टम के भरोसे का भी कत्ल है। इस पूरी बातचीत के बाद मेरे मन में एक सवाल आ रहा है जिस पर शायद और सोचने की जरूरत है। जी, अगर ये कथित घोटाला, जैसा कि EO2 की जांच इशारा कर रही है, वाकई एक दशक तक बिना किसी बड़ी रोक टोक के चलता रहा और इसमें ठेकेदारों के साथ अधिकारियों और व्यवसायियों की मिलीभगत की भी बात सामने आ रही है, तो ये हमारे जो सिविक प्रोजेक्ट्स हैं उनके मैनेजमेंट और उनकी निगरानी के तरीकों में किस तरह की गहरी, मतलब प्रणालीगत कमजोरियों की तरफ इशारा करता है? क्या ये सिर्फ कुछ बुरे लोगों का काम है, या फिर सिस्टम में ही कुछ ऐसी दरारें हैं जिनका फायदा उठाया गया और जिन्हें अब फौरन भरने की जरूरत है?